हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही सेगमेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से इतिहास में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही बन जाते हैं और पॉलिटी में भी जो सेक्शन आज हम कवर करेंगे उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, एक पैडागॉजी का और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमेशा ही बनता है। तो बहुत ध्यान से स्टार्ट से एंड तक आपको क्लास देखना है। देखिए, हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए समुदाय। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है सामाजिक परिवर्तन की विविधता। कैसे समाज में परिवर्तन होता है, कैसे एक समय में कोई स्टेट अगर उत्थान की ओर था तो समय के साथ साथ वो पतन की ओर भी आगे बढ़ता है। और जब कोई स्टेट है उत्थान की ओर है तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो कला वगैरह है वो भी ग्रो करती है। लेकिन धीरे धीरे जब स्टेट का ही पतन हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके जो काम है उनमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो समाज में होने वाले परिवर्तन है ना, यानी कि जो भी सामाजिक परिवर्तन है, जो सोसाइटी में चेंज होते हैं, वो आपको हर जगह एक जैसा नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो समाज है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। ये कोर पॉइंट होता है जो हमें हमेशा ही समझ के रखना पड़ेगा कि जो परिवर्तन है वो चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा कि हर जगह इक्वली मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट है वो है वर्ण आधारित समाज। ये वर्ण आधारित समाज क्या है, तो जिसमें हमने आपको पहले भी बताया हो कि जो हमारा ऋग्वेद है, कौन सा वेद, तो जो हमारा ऋग्वेद है जो कि प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में एक मंडल है 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल। और ये जो 10वां मंडल है इसमें एक सूक्त है जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसमें ये बातें बताई गई हैं कि आदि पुरुष ब्रह्मा यानी भगवान ब्रह्मा जी के शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण आए, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण आया, और ब्रह्मा जी की जांघों से वैश्य वर्ण आया, और ब्रह्मा जी के पैर से ये आए हैं शूद्र वर्ण। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ण है वो उससे रिलेटेड जो व्यवस्था थी उसको हम लोग क्या कहते थे, वर्ण आधारित समाज या वर्ण आधारित व्यवस्था कहा करते थे। चलिए, तो उस टाइम पे जैसे कि ये आपको पता ही है ना कि अभी हम लोग मध्यकाल देख रहे हैं, तो मध्यकाल में भी आप देखिए कि भारत का जो क्षेत्र है यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा मतलब हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे समाज उस समय तक भी वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। ठीक है, और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए जाते थे, ये हम सबको ही पता है। जो बड़े राज्य हुआ करते थे और साथ में जो उनके राजा हुआ करते थे वो अक्सर इन वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जब आप वर्ण व्यवस्था को मानोगे तो जाहिर सी बात है ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और दिल्ली के जो सुल्तान है और जो मुगल काल है उसमें आप देखिए कि जो श्रेणीबद्ध समाज है ना वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गया था। मतलब पहले भी जटिलता तो थी लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जटिलता बढ़ती गई, उसमें कमी नहीं आई। और ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है सीटेट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ण आधारित जो समाज है, मैंने बताया कि जो वर्ण है वो आए कहाँ से, आदि पुरुष ब्रह्मा जी के शरीर के 4 पार्ट से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, वो हमारा पुराना कंसेप्ट है। इसके साथ साथ भारत का जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें मध्यकाल में भी ऐसे बहुत से इलाके थे, ऐसे बहुत से एरिया थे जहाँ पे वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित समाज चल रहा था। लेकिन ये जो वर्ण आधारित समाज था इसमें आप देखेंगे कि समानता बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे असमानता की जो खाई है वो दिन प्रतिदिन गहरी होती चली जा रही थी। तो जब असमानता बढ़ती है ना तो आप देखिए कि कोई ना कोई नया वर्ग जरूर उद्भव होता है। वही चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि जहाँ एक तरफ वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा इस वर्ण व्यवस्था को फॉलो ना करने वाला भी समाज था, जिसको हम लोग क्या कहा करते थे, जनजातीय समाज यानी कि ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि मध्यकाल में केवल और केवल वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज नहीं था, इसके अलावा भी समाज उस समय डेवलप हो रहे थे। जनजातीय समाज के बारे में यदि हम बात करें तो बड़े शहरों और वर्ण आधारित समाज से दूर एक अलग तरह का समाज भी मौजूद था और इसको क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था जनजातीय समाज। इस जनजातीय समाज की क्या विशेषताएं थी, सबसे पहली बात तो ये ब्राह्मणों के द्वारा वो जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसके जो भी नियम कानून थे उसको बिल्कुल मानते नहीं थे। ठीक है, और
किसी भी तरह का कर्मकांड जैसे यज्ञ हो गया, बलि हो गया, इन सब से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कुल मिलाकर के वर्ण व्यवस्था में जो भी चीज़ है उसको इनके द्वारा नहीं माना जाता था। अब ये बात अलग है कि कुछ जनजातियां रही हैं जो बलि प्रथा को बढ़ावा देती थी, लेकिन वो उनका अपना कल्चर था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में जो बलि प्रथा है उससे संबंधित वो लोग कुल मिलाकर के नहीं थे। आगे देखिए, ये जो जनजातीय समाज है ये बहुत ज़्यादा वर्गों में विभाजित नहीं थे। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में आप देखिए कई सारे वर्गों में लोग विभाजित थे, लेकिन इस तरह की जो मतलब कि असमानता है, इस तरह का जो विभाजन है वो आपको जनजातीय समाज में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे समानता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज ज़्यादा समान था, वहीं अगर हम जनजातियों की बात करें तो जनजातियों में बहुत ज़्यादा असमानता थी, तो आप सरासर कहिएगा नहीं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंटरचेंज हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में बहुत ज़्यादा जटिलता आ गई थी, वहाँ पे असमानता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो जनजातीय समाज था वो समानता पर बल दिया करता था, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, और जो जनजातीय समाज है यहाँ पे नातेदारी के बंधन से जुड़े हुए लोग रहा करते थे, यानी कि सारे लोग एक नातेदारी का जो बंधन है उससे जुड़े रहते थे। और इनका जो मतलब कि व्यवसाय था वो क्या रहा होगा, तो आज भी बेचारों का वही व्यवसाय है, खेती करना, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय कर लेना, शिकार करना और पशुओं का पालना। तो ये इनके कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो जनजातियां होती हैं, यानी जो जनजातीय समाज था, उन लोगों के यहाँ संसाधनों पे नियंत्रण का कौन सा रूल चलता था। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये लोग ना संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पे नियंत्रण रखते थे। अर्थात ऐसा नहीं था कि फलाने की जमीन अटे, फला ढिमकाने की जमीन है, नहीं, सारे लोग ना एक जमीन को यूज करते थे अपने जरूरत के हिसाब से, फिर चाहे वो चरागाह हो या फिर एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है वो, ठीक है। साथ में अपने नियमों के अनुसार ही ये लोग इसका डिवाइडेशन भी करते थे, जो भी बंटवारा वगैरह करना है उसके लिए इनके द्वारा खुद से नियम कानून अपने बनाए गए थे। अगर आपको जनजातियों के बारे में जानना है तो इतिहास के कौन से सोर्स हैं जो आपको जनजातियों के बारे में जानकारी देंगे, तो जाहिर सी बात है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके द्वारा कुछ लिखा नहीं जाता था। तो जो जनजातीय लोग हैं ये लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। हाँ, समृद्ध जो रीति रिवाज हैं उसको ना मौखिक या वाचिक परंपराओं से संरक्षण करते थे। जैसे आजा बाबा जो लोग रहते थे वो अपने नाती को, अपने बच्चे को इस तरह से मतलब अपनी परंपराओं को बताते रहते थे। जैसे आज भी देखिए हम लोग ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मतलब कहीं से पढ़ कर के नहीं सीखे हैं, बस परंपराओं में था इस वजह से सीख लिए। जैसे बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, बुक वगैरह के ऊपर अगर पैर रख जाता है गलती से भी पैर में बुक छुआ गई तो हम लोग क्या करते हैं, फौरन अलर्ट होकर के माफ़ कर देना विद्या माता। ये क्यों करते हैं? क्या ऐसा हमने कहीं पढ़ा है कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ना कल्चर में रह करके सीख ली है। जैसे देखा था पापा लोग कह देते थे कि नहीं विद्या माता है, उनको पैर स्पर्श नहीं होना चाहिए, तो वहीं से सीख लिया है। यही सारी चीज़ें हम लोग भी अपने बच्चों को बताएंगे, तो ऐसे ही ये जो परंपराएं हैं ना, ये मौखिक तौर पे एक के बाद एक आगे बढ़ती जाएंगी। तो वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जनजातीय समाज में कि यहाँ पे इतिहास जो है इनके जानने का, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इनके द्वारा कुछ भी लिखित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं। मौखिक या वाचिक परंपराओं के द्वारा ही ये लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाते रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भले ही जो वर्ण आधारित समाज था उनके अपना रीति रिवाज थे, उनका अपना जो चाल चलन था, रहन सहन था वो था, और जो जनजातीय समाज है उनके अपने रीति रिवाज, अपने जो है रहन सहन के ढंग थे। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि जाति आधारित और जो जनजातीय समाज है वो दोनों ही विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे, ठीक है। यानी कि एकदम से कट करके जीवन नहीं यापन हो सकता था, एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भरता आपको देखने को मिलती ही थी। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज में धीरे धीरे परिवर्तन लाने का काम किया, ठीक है। भले ही पहले दिक्कतें रहीं, दोनों में आपस में बनती नहीं है, बावजूद इसके जहाँ एक जगह अगर रहना है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता है, तो कुछ चीज़ें आप उनकी अपने जीवन में लाओगे और कुछ चीज़ें वो लोग आपसे सीख करके अपने जीवन में लाएंगे। इसी में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जनजातियां और उनके क्षेत्र जो कि काफ़ी मतलब पावरफुल टाइप की देखने को मिलेंगी। जैसे आपको मतलब कि पंजाब वाले इलाके में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कौन सी जनजाति थी, खोखर और गख्खर। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि 14th और 13th सेंचुरी में एक प्रभावशाली जनजाति जो कि पंजाब में रहा करती थी, नाम क्या था उसका, खोखर और गख्खर। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि
इस समुदाय से या इस जनजाति के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कमाल खान गख्खर। इनको अकबर के द्वारा मनसबदार बनाया गया था। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी टीआरई में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। पंजाब में 13वीं 14वीं शताब्दी में एक जनजाति रहा करती थी जिसका नाम क्या था, खोखर या गख्खर। इसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कमाल खान गख्खर, जिनको मतलब कि अकबर के द्वारा अपना मनसबदार बनाया गया था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बलोच जो कि उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो बलोच है वहाँ पे एक विशाल जनजाति रहा करती थी जिसका नाम क्या था, बलोच, ठीक है। और ये देखिए गडरी, ये जो गडरी जनजाति है ये गडरिया लोगों की जनजाति थी। कहाँ पे रहती थी, तो वेस्टर्न हिमालय में रहती थी। इसके साथ साथ चेर जो है, इनकी बात करें तो बिहार और झारखंड के इलाकों में 12वीं सेंचुरी तक इनका उदय होता है। कौन सी जनजाति है, चेर। 1591 में जो राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह आपको समझ आ रहा है, अकबर के सेनापति थे, या ये कहें कि अकबर के ही, कुल मिला के अकबर से ही जुड़े हुए थे। हरका बाई यानी कि अकबर की जो पत्नी थी हरका बाई, उनके भाई के पुत्र थे मान सिंह, ठीक है। तो 1591 में जो राजा मान सिंह हैं उनके द्वारा चेर जो जनजाति है इनको परास्त कर दिया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और जनजाति आप देखिए जो कि उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में थी, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, और वो कौन है, मुंडा और संथाल। यही संथाल जनजाति हैं जो आगे चल करके आप हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें देखेंगे कि 1855 में इनके द्वारा एक विद्रोह किया जाता है जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है, और यही संथाल विद्रोह ही है जिससे प्रेरणा मिलती है 1857 की क्रांति की, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है मुंडा, और मुंडा तो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान बिरसा मुंडा, इनके बारे में आप सब आगे चल करके जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें पढ़ेंगे। तो संथाल और मुंडा ये जनजातियां कहाँ पे उस टाइम पे निवास कर रही थी, तो उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में। इसके साथ साथ कर्नाटका महाराष्ट्र की पहाड़ियों और गुजरात वाले इलाके में आपको दो जनजातियां देखने को मिलेंगी, वो कौन सी हैं, कोली और विराद, ठीक है। इसके साथ साथ जो भील है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई एक बड़ी जनजाति है भील। अगर हम गोंड की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाकों में गोंड जनजाति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैप में आपको कुछ जनजातियों के नाम और उनके इलाके जो है दिए गए हैं, जैसे यहाँ देखिए बलूची जनजाति, इधर देखिए अरगुन जनजाति, यहाँ देखिए कोली जनजाति, भील जनजाति, और इसके साथ साथ और यहाँ गोंड जनजाति, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड जो जिसके बारे में भी पढ़ना भी है। यहाँ देखिए चेर, मुंडा और संथाल जनजाति, तो ये सारी जनजातियाँ यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ये गख्खर और खोखर जो हमने वो भी ऊपर देखा ही था, तो इन सारी जनजातियों को आप देखिए यहाँ पे। चलिए आगे हम देखेंगे, ये आपको एक प्यारा सा चित्र दिखाया गया है, और भील जनजाति के जो लोग थे उनके द्वारा एक हिरण का शिकार किया जा रहा है, इसमें वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और ये देखिए ये भी एक चित्र है जिसमें आपको क्या दिखाया गया है कि जो घुमंतू व्यापारी हैं, घुमंतू समझ रहे हैं, यानी कि एक जगह टिक कर के ना रहने वाले लोग जो हमेशा ही यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो वैसे व्यापारी जो है ये भारत को बाहर दुनिया से जोड़ने का काम किया करते थे। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है, ये जो काम हो रहा है देखिए, ये मेवा इकट्ठा है उसको ऊँटों पे लाद रहे हैं, ठीक है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाया करते थे, और बंजारे और अन्य व्यापारी इन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाने का काम किया करते थे। एक बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंजारा क्या है, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए खानाबदोश और बंजारे कौन है, तो खानाबदोश और भ्रमणशील समूहों के बारे में यहाँ आपको बॉक्स बना के दिया गया है कि जो खानाबदोश है वो घुमंतू लोग हुआ करते थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे, अर्थात पशुओं का मतलब पालने का काम करते थे। पालने का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह रहते थे, नहीं, पशुओं को चराते रहते थे, अगर एक जगह का चारागाह समाप्त हुआ तो दूसरे जगह चल देते थे, तो इस तरह से ये ना पशुचारण समुदाय था एक तरह से, ठीक है। इसके साथ साथ जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते थे, जो कि मैंने आपको बताया ही। और इसी तरीके से दस्तकार, फेरी वाले और साथ में नृतक, गायक और अन्य जो तमाशबीन हैं, ये भी भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते रहते थे और एक जगह से दूसरे जगह जाकर के अपना कर्तव्य वगैरह दिखाते रहते थे, ठीक है।
और यहाँ देखिए खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था, क्योंकि उनको ये पता रहता था कि जहाँ हमने पिछले वर्ष अपना करतब दिखाया था वहाँ इस वर्ष भी जाएंगे तो कुछ कमाई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे बंजारों के बारे में आपको बताया गया है, या आप खुद पढ़िएगा, PDF आपको कल मिल जाएगी। मैं आपको नोट्स के माध्यम से बता रही हूँ ताकि फटाफट हो जाए। तो बंजारे कौन है? तो सबसे बड़ी बात कि ये एक महत्वपूर्ण मतलब कि व्यापारी खानाबदोश हुआ करते थे। बंजारों को जो कारवां हुआ करता था उसे टांडा कहा जाता था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टांडा क्या है? तो बंजारों का जो कारवां है उसको टांडा कहा जाता था, और ये थे कौन? तो ये व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, इनकी क्या उपयोगिता हुआ करती थी? ये जो बंजारे हैं इनका यूज़ कहाँ हुआ करता था? तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर के द्वारा इनका यूज़ किया गया है अनाज की ढुलाई के लिए। ठीक है, यानी कि ये लोग अनाज, अब ऐसा नहीं कि इनके ऊपर लादा जाता था, इनके ऊपर नहीं लादा जाता था, ये लोग अपना घोड़ा खच्चर वगैरह रखते थे उसके ऊपर लाते थे। कुल मिलाकर के बंजारा एक समूह है बस। ठीक है, आगे देखिए। वस्तु विनिमय की बात करें तो ये पशुचारी जनजातियां दूध, घी, ऊन के जो बदले खेतीहरों से अनाज वगैरह लेने का काम करती थी, कपड़े और बर्तन भी लेती थी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे कि मध्यकाल में बंजारे कौन थे, बताइए। क्या मुझे इसका उत्तर खुद देना पड़ेगा? मुझे लग रहा है ना आप लोगों को ये जो हम नोट्स के माध्यम से बता रहे हैं चीज़ें वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो समझिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हम एक एक लाइन NCERT कवर कराते रहेंगे ना, ख़त्म ही नहीं होगा आप लोगों का। पर इस वजह से मजबूरी है नोट्स के माध्यम से कवर करना। खैर, मध्यकाल में जो बंजारे थे वो कौन थे? तो ये व्यापारी खानाबदोश हुआ करते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ दिक्कत क्या हो रही होगी कि आप लोगों को ना आप लोग जोड़ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो इसके लिए अगर आप लोगों ने एक भी बार NCERT को खुद से रीड किया होता ना तो आप लोग बहुत आसानी से जोड़ पा रहे होते। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, समाज की ज़रूरतें बढ़ती हैं, समाज में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस भी आते हैं। वही चेंजेस अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला जो चेंज है वो क्या है? कई सारी जातियों का उदय। कैसे जातियों का उदय हुआ है? तो जो वर्ण व्यवस्था थी ना, जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था है, इसी वर्ण व्यवस्था के अंदर आप देखिए कई छोटी छोटी जो जातियां हैं वो उभरने लगी। ठीक है, कई छोटी छोटी जातियों ने यहाँ पे जन्म लिया। अब समाज का जो संगठन है उसका आधार वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण नहीं रह गया, अब क्या हो गया? जातियां हो गई, जैसे कि आज भी आपको देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ कुछ नए सामाजिक समूह भी आते हैं। तो ब्राह्मणों के बीच भी कई सारी जातियां बनने लगी। पहले ब्राह्मण एक वर्ण हुआ करता था, अब ब्राह्मणों में भी कई सारे कि जातियों के ब्राह्मण हो गए। इसके अलावा कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में भी शामिल कर लिया गया, उन्हें जाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, और शिल्पकारों को भी जाति की मान्यता मिली, जैसे जो लोग विशेष हुनर रखते थे जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई या फिर राजमिस्त्री, उनको भी ब्राह्मणों के द्वारा अलग अलग जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है। सुनार अलग जाति है, लोहार अलग जाति है, बढ़ई जो है वो अलग ही जाति है। तो वो जो मध्यकाल में जातियों का विभाजन हुआ है वो आपको आज वर्तमान में भी देखने को मिलता ही है। यहाँ पे देखिए जाति पर विचार विमर्श ये दिया गया है हमारी NCERT में, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो तमिलनाडु की बात हो रही कि जो वर्तमान का तमिलनाडु है इसके तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित कौन सा जो है स्थान है? उय्याकोंडन उदययार। ठीक है, तो ये स्थान का नाम है। इसके 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। कुल मिलाकर के आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान तमिलनाडु में जो त्रिचुरापल्ली तालुक है वहाँ पे कौन सा कि अभिलेख मिला है जिसमें ब्राह्मणों की एक सभा का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। तो याद रखिएगा उडैयाकोंडन उडैयार। ठीक है, कब का है ये? तो 12वीं शताब्दी का अभिलेख है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वे रथकारों, जिसका शाब्दिक अर्थ यह होता है रथ बनाने वाले लोग, इनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथ और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों के बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल है। समझ रहे हैं कि रथकारों के क्या काम है? ये इस अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के द्वारा चर्चा करते हुए बताया गया है। ये सब काम देख लीजिए। फिर देखिए आगे देखेंगे, केवल जनजातियों की ही बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए कुछ राजपूत जो वर्ग हैं उनका भी उदय हुआ है इसी टाइम पीरियड में। तो 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान देखिए क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र, जैसे कौन कौन से हैं? हूण हैं, चंदेल हैं और चालुक्य। इनकी जो ताकत है ना उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, इसमें से पहले जो है कई जनजातीय समूहों से ताल्लुक रखा करते थे,
जो कि बाद में राजपूत मान लिए गए। ठीक है, तो अगर कोई अपने आप को राजपूत अभी मान रहा हो सकता है बाबू कि पहले वो किसी ना किसी जनजाति से बिलोंग करता रहा हो। ठीक है, और उन्होंने धीरे धीरे पुराने शासकों को हटा करके फिर कृषि क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और शक्तिशाली राज्यों का निर्माण करने का काम भी इनके द्वारा किया गया। फिर देखेंगे, और ये नाम याद रखना है आपको, हूण, चंदेल और चालुक्य। जो जनजातीय समाज है उनमें किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वो भी देख लीजिए। जो राजपूतों का उदय है उससे प्रभावित होकर के कई जनजातीय समूहों ने भी इसी व्यवस्था को अपना लिया और ब्राह्मणों के सहयोग से कई जनजातियां जो है वो जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। हालांकि केवल संपन्न और प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हुआ करते थे, यानी कि भले ही मतलब कि ब्राह्मण की बनाई गई जो व्यवस्था है उसको अपना करके कई जनजातियों को जातियों का दर्जा दिया गया, बावजूद इसके आप देखिए कि केवल संपन्न और प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हुए, बाकी सब तो आम जनता के रूप में ही जीवन यापन किए। ठीक है, चले अब जैसे इससे ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था को जनजातियों ने अपनाया, जिससे मतलब कि वो लोग जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए। और इसके बाद दूसरा कथन दे सकते हैं कि वो लोग यानी कि हर एक जनजातीय समूह मतलब शासक बनने की कैटेगरी में आ गया था। तो समझ लीजिएगा कि नहीं, हर एक जातियों को मतलब कि हर एक जनजातीय समूह शासक बनने की कैटेगरी में नहीं आया था। कुछ संपन्न और जो मतलब क्या बोलते हैं प्रमुख जो जनजातीय परिवार थे बस वही लोग शासक बन सकते थे इसमें भी। ठीक है, भले ही उनको जातियों का दर्जा मिल गया था। कुछ अन्य क्षेत्रों की बात करें जैसे पंजाब और सिंध, तो जो पंजाब और सिंध वाला इलाका है, पंजाब और सिंध आप समझ रहे हैं ना, पंजाब और सिंध हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे रहने वाली जो जनजातियां थी ना, इनके द्वारा आने वाले समय में भी जो ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था है उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। उसके पीछे का क्या कारण था? तो उसके पीछे का कारण था कि इन लोगों के द्वारा पहले ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया गया था। ठीक है, तो इससे भी आपसे डायरेक्ट कथन और कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित जो जनजातियां थी उनके द्वारा हिंदू धर्म की जाति आधारित व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। कारण वो कह सकते हैं कि वो लोग मतलब कारण में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्योंकि वो लोग हिंदू वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, कारण ये नहीं होगा। कारण क्या होगा कि उन लोगों ने इस्लाम धर्म को पहले से ही कबूल कर लिया था। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा करके कथन और कारण वाला बन जाता है। अगर ढंग से ना देखा जाए तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग बनता है। आगे देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है और वो कौन सी है? गोंड। तो ये जो गोंड जनजाति है इसका निवास स्थान कहाँ था? तो ये भैया गोंडवाना नामक विशाल वन क्षेत्र में रहा करते थे। इनके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती थी। और स्थानांतरित कृषि क्या है? तो वही जिसमें जो मतलब जनजातियां हैं या लोग जो है क्या काम करते थे, कोई भी वन का इलाका है उसमें पहले आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद जब वहाँ पे जो भी फूल पत्तियां या घास फूस हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जब वो जल जाते थे तो उससे जो राख बनती थी उसी राख वाले इलाके में वो लोग अपना खेती वगैरह कर लेते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब वो जमीन मतलब अनुर्वर हो जाती थी तो फिर वो लोग इसी तरह से नए वन की तलाश में चले जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो गोंडवाना जो मतलब कि गोंडवाना जो स्थान है वहाँ पे एक जनजाति रहा करती थी गोंड नामक, और इनके द्वारा जो बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर है वो काम किया जाता था। सबसे बड़ी बात जो हमसे खूब पूछा जाता है कि ये जो जनजाति है ना ये कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक का अपना राजा या राय हुआ करता था। तो राय किसको कहा जाता था? गोंड जनजाति में राय कहा जाता था शासक या राजा को। आगे देखिए, जब धीरे धीरे समय के साथ जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनकी ताकत कम होती है तो बड़े गोंड राज्यों ने छोटे सरदारों को दबाना शुरू कर दिया या उनके ऊपर अपना दबदबा बनाना शुरू किया। अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई कृति है, वहां से हमें जानकारी मिलती है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। समझ आ रहा है? 70,000 गांव थे गढ़कटंगा के राज्य में, मतलब कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में। और ये बताइए कहाँ से जानकारी मिल रही है? अकबरनामा से।
ये जो राज्य थे इनको ध्यान से देखिए, ये राज्य गढ़ों में विभाजित थे, ठीक है। प्रत्येक गढ़ 84 मतलब कि ये जो 84 गांव हैं या 84 इनको कहा जाता था, इनकी इकाइयों में विभाजित था, ठीक है। और 84 का उपविभाजन बरहोतों में किया गया था, अर्थात 12-12 गांव में किया गया था, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखिए। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया था, सीटेट 2023 में जो हुआ था। पूछा गया है कि अकबरनामा के अनुसार गढ़कटंगा के गोंड राज्य में कितने गांव थे, बताइए कितने गांव थे। अभी हम लोगों ने देखा 84 गांव मतलब कि गांव की इकाइयों में विभाजित थे, क्या 84, इनको 84 नाम ही दिया गया। तो बताइए टोटल कितने गांव थे जो कि 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे। तो अभी तो हमने देखा ना कि ओवरऑल 70 के यानी 70,000 गांव थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ से जानकारी मिलती है, तो अकबरनामा से जानकारी मिलती है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे जो कि गढ़ों में विभाजित थे, और प्रत्येक गढ़ यानी कि एक गढ़ में 84 गांव हुआ करते थे जिनको 84 नाम ही दिया जाता था। आगे देखिए, ये जो गोंड समाज है इसमें भी समय के साथ सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। क्या परिवर्तन हुए हैं उसको आप यहाँ देखिए कि बड़े राज्यों के उदय के साथ जो गोंड समाज है इसकी संरचना चेंज हुई, ठीक है। पहले जो समाज बराबरी पर आधारित था, धीरे धीरे वो असमान मतलब कि जो सामाजिक है, मतलब ये कहेंगे ना कि असमान सामाजिक वर्गों में इसका डिवाइडेशन हो जाता है, या फिर असमान सामाजिक वर्गों में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी जो जनजातीय समाज था वो हमने बताया कि समानता पर बल दिया करते थे, ठीक है, वहाँ पे समानता देखने को मिलती है। लेकिन चेंज तो प्रकृति का नियम है, तो वही यहाँ भी देखिए कि जैसे जैसे बड़े राज्यों का उदय हुआ, जो गोंड समाज है इसकी भी संरचना चेंज हुई। पहले जो समाज बराबरी पर मतलब इक्वालिटी पर आधारित था, धीरे धीरे वहाँ पर भी क्या आ गई, असमानता आ गई। फिर देखिए जो गोंड शासक हैं इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि वगैरह दान में दी, ठीक है, जिससे ब्राह्मण समाज और ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। और इसके साथ साथ आप देखिए जो गोंड सरदार हैं इन्होंने अपने आप को राजपूत के रूप में पहचान देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो जो गोंड जनजाति के लोग थे वहाँ पे जो सरदार हुआ करते थे उन लोगों ने अपने आप को राजपूत घोषित कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे जो गढ़कटंगा है यहाँ पे कुछ शासक हुए हैं जिसमें आपको एक रानी का भी नाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले अमनदास, ये कौन है, तो ये गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास जिनके द्वारा एक उपाधि ली गई थी, और वो उपाधि क्या थी, संग्राम शाह। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, कि गढ़कटंगा के शासक जिनका नाम क्या था, राजा अमनदास, इनके द्वारा कौन सी उपाधि ली गई थी, तो इन्होंने एक उपाधि ली संग्राम शाह, ठीक है। ये इनके पुत्र जिनका नाम क्या था, दलपत, ठीक है। तो संग्राम शाह या अमनदास के पुत्र जिनका नाम था दलपत, इनके द्वारा महोबा के जो चंदेल राजपूत थे उनकी पुत्री दुर्गावती से विवाह किया जाता है, और यही है रानी दुर्गावती जिनके बारे में आपने कई बार पढ़ा सुना होगा, क्योंकि ये गढ़कटंगा की बहुत ही ये कहेंगे ना मतलब साहसी शासिका थी। तो आगे देखिए रानी दुर्गावती जी का शासन और उनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है उसको। तो देखिए रानी दुर्गावती के जो पति जिनका नाम क्या था, दलपत, इनकी ना बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, और इसकी वजह से मजबूरी में इनको शासन का काम भार संभालना पड़ता है, क्योंकि इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था वीर नारायण वो बहुत छोटे थे, मात्र 5 वर्ष के थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है उनके अंदर योग्यता तो थी ही, लेकिन होता क्या ना, देखिए जैसे अभी हो सकता है बहुत सारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको खराब लग जाए, तो जो महिलाएं हैं ना उनके अंदर योग्यता होती है, लेकिन उनको योग्य पुरुषों के द्वारा समझा ही नहीं जाता है। आपने देखा होगा हम लोगों के यहाँ एक व्यवस्था चलती है प्रधान पति वाली व्यवस्था, ठीक है, जिसमें महिलाएं जो है वो प्रधान होती है, नाम रहता है कि हाँ महिला प्रधान है, लेकिन काम काज जो देखने का काम करते हैं वो पुरुष करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं नहीं संभाल सकती हैं, काम संभालने का जो मतलब कि जिम्मा है वो पुरुषों ने उठा रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर कहेंगे कि महिलाओं का काम तो चूल्हा चौका है। तो वही सिस्टम है ना कि वो मतलब जो रानी दुर्गावती जी थे, ये हम लोग इनको जान पाए इसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि इनके पति की टाइम से पहले ही मृत्यु हो गई। अगर वो रहते ना तो रानी दुर्गावती जैसी पता नहीं कितनी शासिकाएं रहीं जो मतलब जिनके अंदर अच्छी योग्यता थी, बेहतरीन वो शासिका बन सकती थी, लेकिन उनको
शासन करने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग रानी दुर्गावती को क्यों जान पाए? क्योंकि उनके पास उनके पति नहीं थे। जैसे हम लोग झांसी की रानी को बहुत सम्मान की मतलब की नज़रों से देखते हैं, हमें लगता है कि हाँ बहुत वीर थी, उनके द्वारा मतलब कि अंग्रेजों को लोहा मतलब कहते हैं ना, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को जान पाए क्यों? क्योंकि उनके भी पति नहीं थे। अगर उनके पति जीवित होते ना, तो आप रानी लक्ष्मीबाई का नामो निशान आज ना देख रहे होते। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब महिलाएं जो है पतियों को एकदम मतलब हटा दें जीवन से, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि आप सोचो पहले कि कैसे जो पुरुष वर्ग है वो आपकी योग्यताओं को दबा देता है, दबा नहीं देता, पैर के तले कुचल देता है, और आप लोग फिर रह जाते हो कि अरे भाई मेरा पति मेरा देवता है। चलिए आगे देखिए। खैर यहाँ देखिए कि जो रानी दुर्गावती का शासन और संघर्ष रहा है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने मतलब कि जो शासक है उसको घोषित किया अपने पुत्र को अपने पति की मृत्यु के बाद, लेकिन जो काम काज है वो खुद संभाला। ठीक है, तो संवैधानिक रूप से जो शासक थे वो कौन थे? वीर नारायण। लेकिन जो मेन काम करने का काम कर रही थी वो थी रानी दुर्गावती जी। आगे देखिए 1565 में मुगलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है इनके ऊपर, और किसके नेतृत्व में? तो आसिफ खान के नेतृत्व में। और इससे आप देखेंगे कि अंततः मतलब कि पराजित होती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो हम आपका जो है अधीन रहना स्वीकार कर लेंगे, नहीं, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, और इसी के साथ साथ उनके जो छोटे पुत्र थे, कुल मिला के जो वीर नारायण थे, उनको भी वीरगति ही नसीब होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और ये घटना कब की है? 1565 की घटना है। जो गढ़कटंगा है वो काफी समृद्ध था, और ये लोगों के समृद्धि के पीछे का क्या कारण था, अर्थात क्या रहस्य था, कहाँ से ये लोग अर्न किया करते थे पैसा? तो ये लोग हाथियों को पकड़ते थे और उनका व्यापार किया करते थे, यानी कि दूसरे स्टेट्स को हाथी बेच दिया करते थे और फिर जम के पैसा लेते थे। ठीक है, आगे देखिए। ये तो एक हम लोगों ने जनजाति समाज देखा, जिसमें मतलब कि शासक वर्ग का जनजाति समाज, यानी कि गोंड जो थे वो कैसे शासक के रूप में काम किए उसको देखा। रानी दुर्गावती जैसी एक महान शासिका को देखा। ऐसे ही एक और जनजातीय समाज का ही मतलब कि शासक आपको देखने को मिलेगा, या ये कहें कि जनजातीय समाज में ही एक शासक वर्ग आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अहोम। ठीक है, तो हम लोगों ने गोंड को देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? अहोम को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो अहोम लोग हैं ये आए कहाँ से थे? तो ये म्यांमार से आए हुए थे। ठीक है, और ये म्यांमार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक चित्र मतलब मैप मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए बनाया क्या है, लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वो है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ यहाँ पे आपको म्यांमार जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो म्यांमार है यहीं से आए हुए थे कौन लोग? गोंड आए थे क्या? नहीं ना, अहोम आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान से इनको देख लीजिए कहाँ से आए हैं। ये लोग आए हुए हैं म्यांमार से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो देखिए जो अहोम लोग हैं वो 13th सेंचुरी में म्यांमार से आकर के ब्रह्मपुत्रा घाटी में बस जाते हैं, और इनके द्वारा 1530 में यानी कि 1530 के दशक में ही जो आग्नेयास्त्र है इनका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चल करके 1660 ईस्वी तक तो इन लोगों ने बारूद और तोप का भी निर्माण कर लिया था, मतलब काफी डेवलपिंग थे ये लोग। आगे देखिए, जो अहोम राज्य है ये लोग मतलब बेगार पे निर्भर थे, और यहाँ पे जबरन काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, सीटेट ने ऑलरेडी इसको पूछ रखा है। ठीक है, कि पाइक क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि जैसे होता है ना कि आपसे हम काम भी लेंगे आपको पैसा भी नहीं देंगे, तो उसको कहा जाता है बेगारी। ठीक है, तो काम के बदले पैसा न देना ये बेगारी है। तो अहोम राज्य जो है वो बेगारी पर या बेगार पर ही निर्भर था। यहाँ पे जो इनसे जबरन काम लिया जाता था उन व्यक्तियों को क्या कहते थे? पाइक कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया था सीटेट में कि अहोम राज्य के संदर्भ में पाइक किनको कहा जाता था? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? राजा के रक्षक नहीं, मंदिर के पुजारी भी नहीं थे, गांव के मुखिया भी नहीं थे। तो जिन लोगों से फोर्स लेबर लिया जाता था उनको कहा जाता था पाइक। क्या कहते थे? पाइक। चलिए आगे देखेंगे। अहोम से ही रिलेटेड एक और टर्म है और उसको क्या कहते हैं? बुरंजी। ठीक है, और ये क्या है? तो ये अहोम भाषा और असमिया में लिखी गई कुछ ऐतिहासिक कृतियां हैं जिनको बुरंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक वही क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2019 में पूछा गया था, बताइए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
अहोम राज्यों में आपको सेंसस के बारे में भी जानकारी मिलेगी, यानी कि जनगणना। तो आप देखिए वहाँ पे राज्यों में जनगणना का भी काम होता था, और साथ में सघन आबादी वाले क्षेत्रों से जो कम आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों को स्थानांतरित किया जाता था, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है वहाँ के लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाता था जहाँ पे विरल बस्ती हुआ करती थी, ठीक है। और जिससे अहोम कुल विभाजित हो गए ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से वहाँ जब जाएंगे तो विभाजन तो होना तय ही है। केंद्रीकरण की यदि हम बात करें तो 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक प्रशासन पूरी तरह से केंद्रीकृत हो चुका था। कब तक? 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक। यहाँ देखिए जो अहोम लोग हैं, इनको ऐसा नहीं है कि बहुत इजी वे में लाइफ कट रही थी, इजी नहीं था कुछ भी। इनको दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, और दक्षिण पश्चिम समझ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम यहाँ वाला इलाका होगा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से जो अहोम है, अहोम समझ रहे हैं कहाँ पे होंगे? असम वाले इलाके में, ठीक है। ये देखिए ये है मतलब कि अहोम, ठीक है। ये देखिए ये जो इलाका है ना, ये इलाका अहोम लोगों का था, ठीक है। तो असम वाला जो इलाका है यहीं पे शासन कर रहे थे अहोम, ठीक है। तो ये लोग शांति से शासन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम इलाके से इनके ऊपर आक्रमण करने का जो काम है वो चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक आक्रमण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो कब का है? 1662 का है, जो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों के द्वारा किया जाता है। हालांकि अहोम जो मतलब लोग थे उनके द्वारा बहुत बहादुरी के साथ इस आक्रमण का सामना किया जाता है, लेकिन अंततः बेचारे हार जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो मुगल हैं वो लोग बहुत लंबे टाइम तक प्रत्यक्ष नियंत्रण वहां रखने में सफल नहीं हुए, और आप देखेंगे कई बार इनके द्वारा वहां पे आक्रमण किया जाता है अहोम राजवंश में, ठीक है। लेकिन ये आपके मतलब क्लास 8 में नहीं दिया गया, क्लास 8 में केवल यही एक पॉइंट दिया गया है कि 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है अहोमों पर, और अहोम फाइनली पराजित होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रत्यक्ष रूप से जो मुगल हैं वो अपना नियंत्रण स्थापित वहाँ नहीं रख पाते हैं, वो लोग हाँ जल्दी ही फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। ये जो अहोम लोग हैं इनके समाज का जो रहन सहन है, उनकी जो जीवन शैली है उसको भी देख लीजिए। पहली बात तो बहुआयामी भूमिका में लोग रहा करते थे, यानी कि युद्ध के दौरान तो लगभग सारे के सारे जो वयस्क पुरुष हुआ करते थे, यानी कि जो मतलब यंग एज के मेल हुआ करते थे, मेल इट मीन्स पुरुष हुआ करते थे, वो लोग तो सैनिक हो जाते थे, अर्थात सेना में अपनी सेवा देने का काम करते थे। शांति के टाइम वो लोग अन्य काम किया करते थे, जैसे डैम बनाना हो गया, सिंचाई व्यवस्था करना हो गया, और भी जो अन्य सार्वजनिक कार्य वगैरह हैं वो सब किया करते थे। अर्थात ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति केवल एक ही काम करेगा, नहीं। अब जैसे अभी क्या होता है देखिए, जैसे अगर कोई सेवा मतलब सेना में भर्ती हो गया तो फिर वो सेना से रिलेटेड सारे काम करेगा, ठीक है। अब ये बात अलग है कि कभी अगर बाढ़ वगैरह आ गई तो उसमें बचाव राहत कार्य के लिए भी उनको भेजा जाएगा, लेकिन जो भी काम होगा वो सब सेना से ही रिलेटेड होगा। इन लोगों का देखिए जब युद्ध है तब तक तो ये सेना में अपना काम कर रहे हैं, युद्ध समाप्त हुआ, सेना का काम खत्म हुआ, अब ये लोग क्या करेंगे? अन्य जो काम है वो करेंगे, जैसे डैम बनवाने का काम करेंगे, सिंचाई से रिलेटेड नहर वगैरह बनवाना है उसका काम करेंगे, अन्य जो भी सार्वजनिक काम होंगे वो सारे काम इनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए समाज का जो बंटवारा, तो ये बंटवारा थोड़े होगा, ये तो होगा बंटवारा ठीक है। देखो तो कुछ भी लिखा गया है, मेरी ही गलती होगी, मैंने ही कुछ किया होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बंटवारा है। तो ये जो समाज का बंटवारा है ये देखिए कैसे हुआ था। तो अहोम समाज खेल के नाम से कुलों में डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो ये जो कुलों में इनका डिवाइडेशन हुआ था उस वर्ड को कहा जाता था खेल, ठीक है। अब हो सकता है आप लोग समझें खेल इट मीन्स गेम, तो गेम की बात नहीं हो रही है। ये समाज जो कुलों में बटे हुए थे उन कुलों के बंटवारों को खेल कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो दस्तकार लोग हुआ करते थे उनकी काफी कमी हुआ करती थी, और यही कारण है कि अक्सर ये लोग दस्तकारों को अपने नजदीकी इलाकों से लाया करते थे, ठीक है। इनके द्वारा चावल की खेती की जाती थी, और चावल की खेती करने के नए नए तरीके इन लोगों के द्वारा डेवलप किए गए। यहाँ देखिए सामुदायिक अधिकार, तो किसानों को गांव के समुदाय के द्वारा जमीन दिया जाता था, जो कि राजा भी बिना समुदाय की इजाजत के उसको वापस नहीं ले सकते थे। समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आराम से कथन कारण में आपसे पूछा जा सकता है कि अहोम राज्य में जो सामुदायिक अधिकार मिले हुए थे ये किसानों को किसके द्वारा दिए जाते थे? समुदाय की सहमति से। जो शासक हैं वो भी समुदाय की सहमति के बिना उस जमीन को वापस नहीं ले सकते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियां हैं, जैसे कोंच जनजाति,
अहोम हमने देखा ही, डफला, मीरी, चुटिया और साथ में नागा, काचारिस, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय के हैं, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, तो बस इतना ही था उसमें पॉइंट। वैसे तो चैप्टर में काफ़ी सारे पेजेस हैं, लेकिन जो भी मेन पॉइंट्स थे वो सब हमने निकाल के आपको दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट एमसीक्यू देखेंगे। कल बहुत कम एमसीक्यू था, लगभग 10-12 ही था, तो एक भाई साहब कमेंट किए कि नहीं नहीं बहुत कम है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ज़्यादा क्वेश्चंस करवा देंगे, वैसे भी अंततः आपको क्वेश्चन ही काम आएंगे। तो चलिए आज हमने ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2012 में पूछा गया था ऑलरेडी सीटेट में। कह रहे हैं कि गोंड राज्यों के प्रशासनिक विभाजन में ये जो 84 है, इसका अर्थ क्या होता था? बताइए, क्या ये 84 किलो का समूह था? नहीं ना। क्या ये 84 गांव की एक इकाई थी, या फिर जातियों का समूह था, या फिर मतलब हाथियों का व्यापार था? बताइए, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं कि 84 गांव की एक इकाई हुआ करती थी। कहाँ पे? गोंड राज्य में। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो 84 हैं, इनका उप विभाजन बरहोतों में होता था, जिसमें कितने गांव थे? तो हमने देखा था कि 12 गांव में ये जो बरहोत है, इनका डिवाइडेशन हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए, बंजारों के कारवां को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, टांडा कहा जाता था बंजारों के कारवां को। स्टार्टिंग में मैंने थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, उसके आगे ना लेंथी क्वेश्चंस भी हैं। तो पंजाब की वो कौन सी जनजाति थी जो 13वीं और 14वीं सदी में बहुत प्रभावशाली थी? बताइए कौन सी है वो? क्या ये खोखर थी, बलोच थी, मतलब कि गड्डी थी, या फिर चेर? तो आपको पता है गड्डी तो थी नहीं, फिर कौन सी थी? हमने बताया था कि ये जो खोखर जनजाति थी, ये पंजाब से बिलोंग करती थी, और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावशाली थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि किस मुगल सम्राट ने गख्खर जनजाति के मुखिया कमाल खान को क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। मैंने कहा था ना, इसको याद रखिएगा। बताइए, क्या हुमायूं? तो हुमायूं बेचारा क्या बनाएगा, उसका तो शासन खुद ही लड़खड़ाता रहा। ठीक है, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? बताइए कौन हो जाएगा? तो जो औरंगजेब है वो इतना कट्टर था, आपको लग रहा है कि वो मतलब कि जाएगा जनजातियों को लेकर के आएगा, चल बेटा तू मनसबदार बन जा, नहीं। तो ये कोई सहिष्णु टाइप का शासक होगा, वही करेगा, अर्थात अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप लोग बता दीजिए, क्या ये नोट्स वाली चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं? आप लोग इस पे क्यों इंटरेक्ट कम कर रहे हैं? और अगर समझ आ रहा है तो भैया लाइक वाइक क्यों नहीं करते? लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, तब तो वीडियो अन्य लोगों के रिकमेंडेशन में जाए। जब आप लोग जो है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे जो उनके द्वारा अगर वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाता है, तो वो फिर उनको शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर यूट्यूब ना खुद ही बताता रहता है, देखो बेटा ये मतलब कि वीडियो काम की है, लोगों ने इस पर इंटरेक्ट किया है, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ती जाती है। तो आप लोग वो काम कीजिए ना, ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है, किसके बारे में? कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताइए कौन सा सही है? क्या ये एक ही जगह पर बार बार खेती करते थे? दूसरा, पेड़ों को जला करके राख में फसल बोना और जमीन बदलने की प्रक्रिया? तो यह एकदम सही बात ये हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। ये देखिए, आगे देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो रानी दुर्गावती जी थी, वो किस गोंड राज्य की शासिका थी? बताइए, क्या वो गढ़कटंगा की थी, गोंडवाना की थी, मांडला की थी, या फिर बस्तर की थी? बताइए क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने तो देखा था कि रानी दुर्गावती गढ़कटंगा जो गोंड राज्य था वहां की शासिका थी, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, जो अहोम समाज है ये कुलों में विभाजित था, और इन कुलों को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। बताइए, क्या इसको पाइक कहा जाता था? तो हमने देखा था कि जो लोग बेगारी करते थे उनको कहा जाता था पाइक, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं वर्ण, तो वर्ण व्यवस्था ये तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। अहोम तो जनजातीय समाज था, ये तो होगा नहीं। कुल या फिर खेल? बताइए क्या हो जाएगा? तो कुल होता तो फिर इसको पूछते ही नहीं, इसका मतलब है कि कुछ अलग होगा, स्पेसिफिक होगा, तभी पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा खेल। ठीक है, मैं बता रही हूँ, जो मतलब कि जिन लोगों के द्वारा इस पॉइंट को पढ़ा नहीं गया है वो एग्जाम में ना दूर दूर तक नहीं सोच सकते कि खेल जैसी कोई मतलब कि खेल जैसा कोई वर्ड डिफाइन कर सकता है कुल को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि जो राजा मान सिंह है, इन्होंने 1591 में किस जनजाति पर हमला किया था? अभी हम लोगों ने देखा था, क्या मुंडा पे किया था, संथाल पे किया था, भील पे, या फिर चेर पे? तो ध्यान रखिएगा, चेर पे किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं जनजातीय इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार किन परंपराओं का यूज करते हैं? बताइए, क्या इनके द्वारा लिखित दस्तावेज यूज किए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो जनजातीय समाज था इनके द्वारा कोई लिखित दस्तावेज रखा ही नहीं जाता था। जब उन्होंने कोई लिखित दस्तावेज रखा ही नहीं है तो फिर ये लोग
लिखित दस्तावेज यूज कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है रॉन्ग हो जाएगा। सिक्के वगैरह भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप जानिए वाचिक या मौखिक परंपराओं को यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि गोंड राजा अमन दास ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताइए इनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी। महाराजा, बताइए क्या इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, नहीं। सुल्तान, सुल्तान तो सब दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा उपाधि ली जाती थी। सम्राट भी नहीं, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी, संग्राम शाह की। आगे देखिए, ये जो चैरियट मेकर्स होते थे यानी कि जो रथकार होते थे, इनकी सामाजिक स्थिति पर जो विचार विमर्श है वो किस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ऐसे बॉक्स बना हुआ था जिसमें जो ब्राह्मण लोग थे वो बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो बताइए क्या ये अशोक का अभिलेख है, तो हम लोगों ने आज तो अशोक का अभिलेख देखा ही नहीं। मेहरौली स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ, ये सब भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उडैया कुंडन उदयार जो कि तमिलनाडु में मिला हुआ है अभिलेख, वहां पे इस सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान के द्वारा किस वर्ष मंगोल और तुर्की जनजातियों को एक शक्तिशाली सैन्य में मतलब सैन्य दल में बदला गया। तो जो हमारा चैप्टर होता है ना, उसमें लास्ट में अन्यत्र करके पॉइंट दिया रहता है, वहीं से देखिए। कह रहे हैं आप जाके अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए, जाके आप ढूंढिए फौरन। यहाँ देखिए, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। समझ रहे हैं कितना मतलब बड़ा सा ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से। और ये मध्य एशिया के घास के मैदान जिनको स्टेपी कहा जाता था और थोड़ा उत्तर की ओर के जो वन प्रांत है वहां पे बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य दल में बदल डाला, ठीक है। फिर अपनी मृत्यु के समय जो कि कब हुई थी, 1227, वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक बना था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। अलग अलग टाइम पर इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चाइना और मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था, देख रहे हैं। इसके साथ साथ मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था भी थी जो कि विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि चंगेज खान ने किस वर्ष मंगोल और तुर्की जनजातियों को एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला, तो ये देखिए 1206 में, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए, चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए लेंदी क्वेश्चंस आ गए हैं, कथन और कारण वाले, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम में खूब बनते हैं। कह रहे हैं कि 17वीं सदी के दौरान गोंड समाज स्पष्ट रूप से असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। अच्छा, कारण देखिए, ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और वे अधिक शक्तिशाली बन गए। तभी अभी तो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो कूट वगैरह यही वाला है कि ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, दूसरे में कह रहे हैं कि सही व्याख्या नहीं है, तीसरे में कह रहे हैं ए तो सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है। तो अभी हमने देखा था कि ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे अहोम के बारे में कह रहे हैं कि अहोम राज्य की जो पाइक व्यवस्था है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला देखिए कि अहोम राज्य जबरन काम यानी बेगार लेने पर निर्भर था, बात तो ठीक है। दूसरा, प्रत्येक गांव को जनगणना के बाद एक निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, ये बात भी ठीक है, पहला दूसरा ठीक है। तीसरा देखिए, पाइक केवल युद्ध के दौरान ही सेवा देते थे। तो इसमें ना थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखिए कि पाइक युद्ध मतलब केवल युद्ध के दौरान सेवा ही देते थे, ठीक है। ये जो ही यहाँ है ना, इसको हटा के यहाँ रखिए सेवा ही देते थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब देखिए जो पाइक थे ना वो मतलब केवल और केवल युद्ध में काम ही नहीं करते थे, यानी कि युद्ध के दौरान वो सैनिक का ही काम नहीं करते थे। जब युद्ध के बाद शांति वाला समय होता था तो उनके द्वारा अन्य काम भी किए जाते थे, ठीक है। जैसे हमने देखा था डैम बनाना, नहरों का निर्माण करवाना, यानी कि पानी की जो व्यवस्था है वो करवाना, और साथ में जो भी अन्य सार्वजनिक कार्य हैं वो सारे कार्य भी इनके द्वारा किए जाते थे। तो इस स्टेटमेंट में बस थोड़ा सा सुधार करके आप इसका 1 और 2 सही मानिएगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इस वजह से आप इसका उत्तर पहला और दूसरा ही मानिएगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि अहोम इतिहास की महत्वपूर्ण कृति जो बुरंजी है इसके लेखन का सही क्रम क्या है, बताइए। पहले असमिया में और फिर अहोम भाषा में, दूसरा पहले अहोम भाषा में उसके बाद असमिया में, तीसरा ये पहले संस्कृत में थी फिर अहोम भाषा में, तो संस्कृत में तो कभी थी ही नहीं और स्थानीय बोलियों में भी नहीं, बताइए क्या हो जाएगा।
2 सेकंड का टाइम दिया है मैंने आपको। तो ध्यान रखिएगा, पहले अहोम भाषा में, उसके बाद फिर ये असमिया लैंग्वेज में लिखी गई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कह रहे हैं कि गोंड प्रशासन के पदानुक्रम को बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। सबसे पहले गढ़, फिर 84, फिर बरहोत, तीसरा 84 गढ़ बरहोत, तो लास्ट में बरहोत आएगा। ये तो हम सभी जान रहे हैं, क्योंकि 12 जो गांव का समूह था उसी को बरहोत कहा जाता था। फिर देखिए बरहोत, ये तो बेचारा पहले कैसे आ जाएगा। हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि बड़े से छोटे में बांटना है, तो ये भी नहीं होगा। बताइए, बरहोत तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो कंफर्म है, और बरहोत के पहले 84 आएगा और सबसे पहले गढ़ आएगा, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़, क्योंकि गढ़ों को 84 में बांटा गया था और 84 को बरहोत में बांटा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जनजातीय समाजों के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, आपको सही बताना है। कह रहे हैं कि जनजातीय लोग समृद्ध लिखित दस्तावेज रखते थे। बताइए बेचारे कब ये सब करने लगे। फिर जनजातीय लोगों ने अपनी संस्कृति को केवल बाहरी मुशावरों के माध्यम से बचाया, यानी कि जो लोग बाहर से आते थे वो लोग इनके बारे में जो लिख के गए हैं, उसकी वजह से इनका जो कल्चर है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो क्या ऐसा है क्या? दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, वे अपनी समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक यानी मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे, और ये सब तो गलत है। ये देखिए उत्तर हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, अगला देखिए, मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्वेश्चन बन रहा है कि स्थानांतरित कृषि के संबंध में कौन सी प्रक्रिया सही है। बताइए, कह रहे हैं साल भर एक ही खेत पर आधुनिक उपकरणों से खेती करना। तो आज भी आप देखिए गांवों में ना जो आधुनिक उपकरण है उनकी उपलब्धता नहीं है, तो उस टाइम पे कैसे उपलब्धता रही होगी, तो ये गलत है। कह रहे हैं पेड़ और झाड़ियों को काटकर जलाना, उनकी राख से फसल बोना, और उनकी राख में कुल मिला के फसल बोना, और जमीन की उर्वरता कम होने पर दूसरी ओर चले जाना। बस आज यहाँ कल वहां चले, यही था इनका समाज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, गढ़कटंगा के गोंड राज की आर्थिक समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? क्या ये लोग सोना और चांदी का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र उगाते थे, मसाले और जड़ी बूटियां? नहीं, इनके द्वारा हाथियों का व्यापार किया जाता था, यानी कि हाथियों को निर्यात करते थे। आगे देखिए, आपसे कह रहे हैं कि अहोम समाज की सामाजिक संरचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है, रॉन्ग आपको बताना है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि जो अहोम समाज है वो कुलों में डिवाइड था, जिनको खेल कहा जाता था। ये तो सही है, हमें रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं कि एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे, अर्थात एक कुल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। बात सही है। कह रहे हैं कि अहोम समाज में दस्तकारों की बहुत अधिक जातियां मौजूद थी। अरे नहीं, यही तो गलत है। ये लोग तो बाहर के आसपास के जो गांव है वहां से इनको लाया करते थे दस्तकारों को, यही गलत है। बाकी किसान को जमीन उसके ग्राम समुदाय के द्वारा दी जाती थी, ये बात भी सही है। मतलब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी के तमिलनाडु के जो अभिलेख मिले हैं उसमें कौन से सामाजिक समूह के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ज्यादा बकवास क्यों करना, ये हो जाएगा बी वाला। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ जनजातियां जो हैं उनसे बना हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास कौन कौन सी जनजातियों के नाम है? गड्डी, मुंडा, संथाल, भील और गोंड। ठीक है, कूट भी तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि कूट से ही तो उत्तर देंगे। चलिए मिलान कर लेंगे। सबसे पहले कौन सी आपको समझ आ रही है, तो गोंड पहले मिलाएंगे, क्योंकि अभी भी पढ़ के आ रहे हैं, जो कि गोंड कहाँ की थी? वन प्रदेश गोंडवाना की। तो 4 का डी, देखिए 4 का डी केवल एक ही में दिया हुआ है, तो इन सबको हटा के देखिए उत्तर एक ही से मिल गया। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको सब पता हो, एक अगर पता है तो उत्तर आपका मिल गया, लेकिन हम लोग तो सबका सब मिलान कर लेंगे। तो देखिए जो अन्य है उनको मिलान करके देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि मुंडल और संथाल ये कहाँ की हैं? उड़ीसा और बंगाल की। तो 2 का बी देखिए, 2 का बी हो गया। और गड्डी ये कहाँ की है? वेस्टर्न हिमालय की। और भील ये पश्चिमी और मिड जो इंडिया है वहाँ पे मिलती है, अर्थात सब सामने सामने मिलान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। ठीक है, चलिए खत्म कहानी। ठीक है, तो हिस्ट्री वाला सेगमेंट समाप्त हुआ। अब हम लोग पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी में आज लास्ट चैप्टर है ये क्लास 7 का, इसके बाद हम लोग असली पॉलिटी पे पहुंचेंगे क्लास 8 में। ठीक है, भारत का संविधान वहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो बस एकदम धांसू तरीके से संविधान के बारे में जो जानकारी है वो आपको क्लास जो 8th वाली पॉलिटी है वहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है, कोशिश करने का मतलब है मैं प्रयास कर रही हूँ कि जो हमने क्लास 6 हिस्ट्री समाप्त कर दी है ना, वो ओल्ड एनसीईआरटी से हमने की है। न्यू एनसीईआरटी को भी मतलब कि देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों में हैं,
जो दोनों में है, तो पहले हमने समाप्ति किया है क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी उसको छोड़ के। जो नए पॉइंट्स हमारे क्लास मतलब कि 6 की नई एनसीईआरटी में दिए हैं उनको मैं एमसीक्यू के रूप में सॉल्व कराऊँ। कुछ एमसीक्यू मैंने प्रिपेयर भी कर लिए हैं, अभी कुछ और उसमें काम उम करके देखते हैं, अगर काम बन गया तो संडे तक करेंगे उसको, नहीं बना तो फिर आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, आप लोगों को जो मतलब कि ये दिक्कत है कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी से आ जाएं, तब तो फिर एकदम हाँ 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 पछताने को नहीं बचेगा कुछ। तो ऐसा ना हो, मेरी तरफ से अपना कम से कम बेस्ट दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कई सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में हैं वो नई एनसीईआरटी से बने भी हैं। तो इस वजह से नई एनसीईआरटी हमें पढ़ना भी चाहिए। जैसे जो शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य है वो आप देखिए, आपको पुरानी एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, कुरनूल से जो राख के साक्ष्य वगैरह मिले हुए हैं, ये भी क्वेश्चंस बने हुए हैं मतलब कि प्रीवियस ईयर में, वो भी नई एनसीईआरटी में है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो नई वाली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो ऐसा ना हो कि हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी के चक्कर में पुरानी वाले मतलब नई वाली को भूल जाएं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो अभी भी ओल्ड वाले से ही बने हुए हैं। लेकिन हम लोग नई वाली को भी देख लेंगे, मन में काहे लिए ये रहे कि नहीं हम मतलब छोड़ दिए, छोड़ने वाला काम ना रहे। ठीक है, तो देखते हैं इस बार संडे को अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो पढ़ना है वो है समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, तो ये जो क्लास 7 की पॉलिटी थी ना, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी असमानताओं को देखा था। जैसे जूठन एक आत्मकथा हमने देखी थी, जिसमें जो लेखक हैं उन्होंने अपने बचपन का अनुभव शेयर किया था, जिसमें केवल और केवल इस वजह से कि वो निम्न जाति के थे उनको ग्राउंड में झाड़ू लगवाने का काम करवाया गया। कई सारी महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा जो हाउस में जो है काम किया करती थी, जैसे खाना वाना बनाने का काम, उनके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता था। मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में भी हमने देखा, जिनको यद्यपि उनके पास पैसे थे, सब कुछ था, बावजूद इसके लोग उनको रूम नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा उनको नाम से ही पता चल रहा था कि वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। सबसे बड़ा असमानता का जो जीता जागता उदाहरण है वो है अम्बेडकर जी, जो कि हमने कोरे गांव से में जब वो जा रहे थे अपने पिताजी से मिलने, तब देखा था कि कैसे उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको कोई भी गाड़ी वाहन अपनी गाड़ी पर से बिठा के ले जाने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो हमने ना बहुत सारी असमानताओं को क्लास 7 का जो सिविक्स या पॉलिटी है उसमें देखा। ये जो चैप्टर है ये इसमें ना समानता की बात की गई है, यानी कि भारत देश का संविधान और समानता से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो इस टॉपिक में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो जो समानता का अधिकार है उसके बारे में जानिए कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। आगे जब हम लोग पॉलिटी क्लास 8 की स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सब आपको देखने को ही मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स संविधान का भाग 3, जिसमें आपको आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार से ही रिलेटेड जो बातें हैं वो जानने को मिलेंगी। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या मतलब कि अमीरी गरीबी के आधार पे आप कुल मिला करके क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। उनके साथ असमानता का जो दुर्व्यवहार है, व्यवहार नहीं कहेंगे, असमानता का जो दुर्व्यवहार है ये नहीं कर सकते। ना केवल अमीरी गरीबी, भाई महिला पुरुष के आधार पे भी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष के आधार पे करिए, नहीं, किसी भी आधार पे मत कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट आता है जो कि समानता का सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रतीक है हमारे भारत देश में, और वो क्या है? वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब होता है कि भारत देश में एक फिक्स क्राइटेरिया रखा गया है, और वो क्राइटेरिया क्या है कि यदि आप भारत देश के नागरिक हैं और आपने 21 वर्ष, सॉरी अब पहले 21 था, अभी तो हो गया 18, ठीक है, अगर आपने 18 वर्ष की उम्र क्रॉस कर ली है तो आप वोट देने के अधिकारी हैं। ठीक है, और आपके वोट की जो वैल्यू है वो चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, संसद हो, उनके वोट की वैल्यू के बराबर होगी। अर्थात अगर आपने एक वोट किसी एक व्यक्ति को दिया है तो वो केवल एक ही गिना जाएगा, फिर चाहे वो आप दिए हों चाहे राष्ट्रपति ही दिए हों। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक वोट की वैल्यू 4 मानी जाएगी, नहीं, सबके द्वारा जो वोटिंग किया जाएगा एक वोट की वैल्यू केवल 1 होगी। फिर चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो जनजातियां हो या फिर ट्रांसजेंडर ही क्यों ना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है कि हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। असमानता के मतलब जो देश के भीतर आपको, यद्यपि हमारा संविधान कहता है सारे लोग समान हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में समानता के अधिकार मिले हुए हैं, बावजूद इसके हमारे यहाँ बहुत सारी असमानता देखी जाती है। तो ये जो असमानता है, ये जो इनइक्वालिटी आपको सोसाइटी में देखने को मिल रही है, इसके पीछे का क्या कारण है बताइए? कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको आधार मान करके लोग आपके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं? तो पहला जो
फैक्ट है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है गरीबी। ठीक है, अक्सर जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ अमीरों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, असमानता का दुर्व्यवहार आपको देखने को मिलेगा, और असमानता का ना मुख्य कारण के रूप में आपको गरीबी देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, भेदभाव। ये भेदभाव क्या है, तो अब देखिए, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ अक्सर आपको असमान व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा हुआ था अंसारी दंपत्ति के साथ हुआ था, किस आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पर। ठीक है, उनको केवल इस वजह से कोई अपना रूम किराए पे देने को तैयार नहीं था क्योंकि वो मुस्लिम थे। ठीक है, जैसे लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ये भेदभाव होता है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा नारीवादी हूँ, जब देखो तब लड़कियों के हक की ही बात करती रहती हूँ। भाई जो झेलता है ना वही समझता है। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे फटाफट इससे। तो देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार असमानता से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है, बताइए, रॉन्ग बताना है आपको। पहला देखिए, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, तो ये बात तो सही है, कानून की नजर में हर व्यक्ति तो समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, एकदम सही बात है। ये हमारे संविधान के भाग 3 में जो हमारा पहला अधिकार है, समता का अधिकार, उसमें दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17, ठीक है, उसमें ये बात कही गई है, तो ये बात भी सही है। कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन देखिए कि केवल अमीर और शिक्षित लोग ही वोट दे सकते हैं। अरे बाबू, साफ साफ ये गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति को फॉलो किया जाता है, अर्थात चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आप वोट नहीं दे सकते। बस आप भारत के नागरिक हो और साथ में आपने 18 वर्ष से अधिक की उम्र क्रॉस कर ली हो, उसके बाद फिर अगर आप निर्वाचक नामावली में आपका नाम है तो इत्मीनान से वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये जो केवल लगा हुआ है कि केवल अमीर और शिक्षित लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था। आगे देखिए, इस सिंगल वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है तवा मत्स्य संघ, जिससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए, पहली बात, ये जो तवा मत्स्य संघ है इसके बारे में जानिए, ये कहाँ का है, तो ये एमपी में सक्रिय है। ठीक है, तवा नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलती है और साथ में बैतूल होते हुए होशंगाबाद में नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है, यानी कि नर्मदा की सहायक नदी है। यहाँ पे एक डैम बनवाया गया था। ठीक है, कब बनवाया गया था, 1958 में स्टार्ट हुआ और 1978 में ये जो डैम है वो बन करके रेडी हो गया। इससे जंगल और कृषि जो भूमि है वो डूब गई और जो वनवासी हैं उनको विस्थापित होना पड़ा, अर्थात उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे जा करके अपना बसना मतलब कि बचाव डालना पड़ा। ठीक है, अब ये सब होने के बाद समस्या क्या उत्पन्न हुई, तो समस्या ये उत्पन्न हुई कि 1994 में जो गवर्नमेंट है उसने तवा डैम से मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो निजी ठेकेदारों को दे दिया, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आ गए। और जब प्राइवेट प्लेयर्स आए तो उन्होंने जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको काम पे न रख करके सस्ते में मजदूर जो बाहर से लाने का काम किया। ठीक है, यानी कि कम मजदूरी देनी पड़ी, इसके लिए उन्होंने बाहर से मजदूरों को ला करके और वहाँ पे अपना काम करवाया। इसके साथ साथ गांव के लोगों को धमकाने का भी काम किया। अब जाहिर सी बात है, अपनी ही ज़मीन पे कोई आ करके अपने को ही धमकाएगा, अपने ही साथ जो है मतलब कि बदसलूकी करेगा, तो बुरा तो लगेगा। बुरा लगेगा तो कितने दिन तक आप बर्दाश्त करेंगे, कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढेंगे ही। तो वही आप देखिए, इन लोगों के द्वारा भी उपाय ढूंढा गया और इन्होंने एक संघ का गठन किया जिसको नाम क्या दिया गया, तवा मत्स्य संघ दिया गया नाम। ठीक है, क्या नाम दिया गया, तवा मत्स्य संघ नाम दिया गया। ठीक है, तो गांव वालों ने एकजुट होकर के तवा मत्स्य संघ बनाया जिसको टीएमएस कहा जाता है, और उनके द्वारा रैलियां निकाली गई, चक्का जाम किया गया, यानी कि घोर, कुल मिलाकर के एकदम घनघोर तरीके से इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि अरे ये क्या, ये तो एकदम चरम स्थिति में आ गया है विरोध, तो फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई। ठीक है, और उस कमेटी ने कहा कि गांव वालों को जो मछली पकड़ने का अधिकार है वो दोबारा से दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे देखिए 1996 में जो मध्य प्रदेश है उस सरकार ने तवा मत्स्य संघ को जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया। एकता में शक्ति, इसका ये प्रतीक है। आगे देखिए, परिणाम क्या हुआ कि सहकारी समिति ने मछुआरों को उचित कीमत दिलवाई और साथ में जाल खरीदने के लिए लोन वगैरह भी दिया और उनकी आमदनी धीरे धीरे करके 3 गुना तक बढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए।
तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि तवा मत्स्य संघ यानी टीएमएस का संबंध भारत के किस राज्य से है और ये किस मुद्दे के लिए लड़ा गया, बताइए। क्या ये एमपी से है, विस्थापित वनवासियों के मछली पकड़ने के अधिकार के लिए? तो आगे क्या बढ़ना, जब इसका उत्तर पहले में ही मिल गया, उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, टाइम लॉस नहीं करना है। आगे देखिए, समानता के लिए संघर्ष के तरीके कौन कौन से अपनाए गए हैं या कौन कौन से तरीके आजमा सकते हैं आप, यहाँ से देखिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ असमानता की गई है और आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको तो समानता का हक चाहिए, तो आप किस तरह के संघर्ष कर सकते हैं, इसको देखिए। तो सामूहिक संगठन की बात करें तो लोग बीड़ी मजदूर, मछुआरे, खेतीहर मजदूर या झुग्गीवासी के रूप में संगठित होकर के लड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस समय एक संगठन को लेकर के आए दिन जो है लोग इकट्ठा होते रहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, यादव करके कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। यादव यादव ब्रांड कहते हैं क्या, ब्रांड नहीं कहते ना कुछ, जो सेना में मतलब कि, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर पता होगा बस मेरे ही दिमाग से वो शब्द स्किप कर गया, तो बताइए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके बारे में बात करें, यानी कि सहकारी जो समितियां हैं, तो ये संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण और उचित बंटवारे के लिए सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए टीएमएस बनाया गया ना, यानी तवा मत्स्य संघ। आंदोलन वगैरह किया जाता है, तो आंदोलन तो हम लोग खूब ही किए हैं, आप लोग तो भी नहीं कर रहे होंगे या लेकिन जिन लोगों ने यूपी टेट पास किया होगा उन लोगों ने तो किया ही होगा कभी ना कभी आंदोलन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, जिसकी वजह से आए दिन महाआंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये सब खूब हो रहा है, ठीक है। तो ये भी पता ही है, रैलियां निकालना ये तो एकदम धुआंधार चलेगा, चक्का जाम करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके माध्यम से आप सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। कुछ रचनात्मक व्यक्तियां भी हैं जो आजकल तो आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उस टाइम पे खूब चलता था, जैसे कलम, गीत, कविता और कहानियों का प्रयोग भी लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है, नुक्कड़ नाटक वगैरह भी खेले जाते थे, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारत में समानता के संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। क्या सहकारी समितियों का गठन किया जाता है? हाँ। मतलब जन सुनवाई और रैलियां निकाली जाती हैं? हाँ, किया ही जाता है। गीत और कविताओं के माध्यम से जागरूकता फैलाना, ये भी होता है, यानी कि सभी होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, हमारे भारत देश का संविधान, इसको जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं, डेड दस्तावेज क्यों नहीं कहते, तो उसके पीछे का कारण देखिए। जो भारत देश में समानता की बातें होती है ना, उसका मुख्य आधार क्या है, वो हमारे भारत देश का संविधान है। जब तक भारत देश में संविधान नहीं था उसके पहले समानता जैसी कोई चीज़ यहाँ पे कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो देखिए, समानता के लिए चल रहे जितने भी आंदोलन हैं, फिर चाहे वो टीएमएस ही क्यों ना हो, इसका मुख्य आधार क्या है, भारत का संविधान ही है, ठीक है। जीवंत दस्तावेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थिर नहीं है, अर्थात समय के साथ इसमें संशोधन करके नई नई जो चीज़ें हैं वो डालने का प्रावधान किया गया है। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के भाग 20 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इसको जीवंत बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे जैसे नए नए मुद्दे आते हैं, जैसे राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सब संविधान संशोधन के माध्यम से ही हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है, तो लोकतंत्र का उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति है ना, वो उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखा जाए, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो गरिमा है, डिग्निटी है, और जो उसका आत्मसम्मान है, उसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो बनी रहे। तो ये लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। बस इतना ही था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहने का क्या अर्थ है, बताइए। कह रहे हैं ये बहुत पुराना है, इतना पुराना भी नहीं है, ये हर साल बदल जाता है, बदल जाएगा तब भी तो खराबी है ना। फिर इसका वास्तविक अर्थ और दायरा समय के साथ आंदोलन और न्यायिक व्याख्याओं के साथ विस्तृत होता रहता है। हाँ, यही बात है, यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से ये बताता है कि हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है, वो मृत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इस चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वही तवा मत्स्य संघ ही है, उससे ही क्वेश्चन खूब बनते रहे, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे एकजुट होने से, यानी कि यूनिटी में कितनी शक्ति होती है, वो आप तवा मत्स्य संघ से सीख सकते हैं। ये देखिए, समानता के रूप में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG, ठीक है, जो 17 गोल रखे गए हैं 2030 तक अचीव करने के लिए, उसमें
पहला गोल जो है वो है नो पावर्टी। तो नो पावर्टी यानी कि ज़ीरो पावर्टी की जब बात होगी तो आप समझिए कि ये किससे प्रेरित है, ये प्रेरित है समानता से। ठीक है, तो इसको आप मतलब ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखें। तो भारत में ये एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो है महिलाएं। ठीक है, मैं जैसे कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे ही जो अन्य महिलाएं भी हैं वो भी गरीब हैं, जिनसे ना कुछ पूछा नहीं जाता, जिनकी होता है ना कि मतलब आपके किसी भी विचार की कोई वैल्यू नहीं है। कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि बेटा तुम क्या चाहते हो, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो मतलब क्या ही बताऊँ, लड़की होना पाप है एक तरीके से। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जो सेंसस 2011 आया था ना, यानी कि जनगणना 2011 की यदि हम बात करें तो उसके आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी जनसंख्या का 48.5% हिस्सा महिलाएं हैं। ठीक है, और 14.2% हिस्सा मुसलमानों का है। 16.6% महिलाएं मतलब जो परसेंट क्या बोलते हैं जनसंख्या है वो दलितों की है, और 8.6% जो बार बार महिला आ रहा है, तो महिला नहीं, 8.6% जो आबादी है वो किसकी है, वो एसटी यानी कि जनजातीय समुदाय की है। ठीक है, या आदिवासियों की है। तो ध्यान से देखिए, जो सेंसस हुआ है 2011 में, उसमें महिलाएं कितना है 48.5%, 14.2% ये मतलब कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हैं, 16.6% ये एससी हैं। ठीक है, और 8.6% ये किसका आंकड़ा है, ये एसटी समुदाय का आंकड़ा है। ठीक है, चलिए ये देखिए रिड्यूस इनइक्वालिटीज, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 10 जो है वो कहता है बाबू कि असमानता को कम किया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए ये तवा मत्स्य संघ का वो जो तवा नदी है ना, मछली पकड़ने का जो अधिकार है, उसी की एक पिक्चर है, मुझे प्यारी लगी तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि नदी पर डैम ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पे बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए जो डैम है उनकी दीवार ऊंची होती है, और उसमें रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। इसी वजह से तो वहाँ पे जो मतलब कि रहने वाले लोग थे वो बेचारे विस्थापित हुए थे। और ये कहाँ का है, तो ये मतलब कि उत्तराखंड में टिहरी डैम के ऊपर बनने से जो मतलब कि डूब गए इलाके हैं उनकी पिक्चर आपको दिखाई गई है। और इस बांध के कारण जो पुराना टिहरी शहर है वो डूब गया था, और लगभग उसमें 100 गांव थे। ठीक है, चलिए 1 से 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, ये भी समझ लीजिए। चलिए यहाँ देखिए ये धरना प्रदर्शन वगैरह किया जा रहा है, तवा मत्स्य संघ से ही संबंधित है। इस तरह से लोग धरना प्रदर्शन करते हैं पोस्टर वगैरह लेकर के। अभी भी देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर के लोग कितना ज़्यादा मतलब कि भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो कर रहे थे, हम देखे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी मतलब प्रदर्शन करने का ही तरीका है, विरोध करने का ही तरीका है, कैसे लोग एक जगह जनसभा इकट्ठा करते हैं और उसमें जागरूक करते हैं। तो ये कहाँ की पिक्चर है, तो 2001 में लखनऊ में 1500 से भी ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई, जो उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है इसके 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। ठीक है, और लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में हेल्प की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। और वैसे भी बाबू आप जानो, जब आप अपने अधिकारों की डिमांड करोगे, ठीक है, स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो भी दबे कुचले तबके के लोग हैं, जब वो अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे तो आप वो देखेंगे कि उनके पक्ष में उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होंगे। अरे अपने घर में ही देखो ना, ठीक है मैं महिला हूँ छोड़ो, लड़कों की ही बात करते हैं। घर में ही जब तक लड़का कमाने नहीं लगता तब तक उसके कितने अधिकारों का जो है मतलब कि जब वो अधिकारों की बात करेगा तो कितने ऐसे राइट्स हैं जिसको बहुत खुशी खुशी से पूरे कर दिए जाते हैं, नहीं ना। पापा का डंडा हमेशा तैयार रहता है, अच्छा ज़्यादा राइट करेगा, आ जाओ तेरा राइट मैं निकाल देता हूँ। तो ये अपने हक की जो बात है ना उस पर आप समझ लो कि अकेले ही लड़ना पड़ता है। लोग तो बाद में समझ में आते हैं कि हाँ चलो ठीक है वो सही दिशा में जा रहा है, स्टार्टिंग में आपको अकेले आना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मिल रहा है कि बहुत कम ही सहयोग मिलता है। ख़त्म कहानी भैया, लास्ट चैप्टर भी था ये। क्लास 7 का जो पॉलिटी है वो निपट गया। अब मैं देख रही हूँ कई सारे लोग हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि मैम
नई वाली एनसीईआरटी कराइए। तो बस उस पे अब मेरा दिमाग मतलब कि ध्यान अब पहुंच गया है, क्योंकि लोगों ने देख लिया ना कि आरटीआई में ये बात आ गई है कि हाँ भाई नई वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि क्वेश्चंस पहले भी बने हुए हैं नई वाली एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। लेकिन ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं तो फिर अब, क्योंकि हमने ना जब ये नई वाली एनसीईआरटी आई थी उस टाइम पे भी अपने चैनल पे नई वाली एनसीईआरटी के क्लास 6 करवा दिया है पूरा, मतलब एक एक लाइन समझाया हुआ है, जैसे कि मेरी हमेशा से आदत है एक एक लाइन एक्सप्लेन करने की, तो वो करवाया हुआ है। हिस्ट्री भी करवाया है, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, क्योंकि पहले क्या होता था कि क्लास 6 का हिस्ट्री अलग एक बुक थी, पॉलिटी अलग बुक थी, ज्योग्राफी अलग बुक थी। अब उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब एक ही में कर दिया है, एक ही बुक में चैप्टर 1 से 3 तक आपको ज्योग्राफी, मतलब 1 से 4 तक है शायद ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद पॉलिटी है, इस तरह से। तो एक ही बुक में उन्होंने कंपाइल करके दे दिया है चीज़ों को। जैसे मैं अभी एसएसटी की प्रिपरेशन करवा रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करवा रही हूँ कि हिस्ट्री अलग करवाऊँ, ज्योग्राफी अलग करवाऊँ, पॉलिटी अलग, नहीं। मैंने सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें तीनों सब्जेक्ट को ही लगभग लगभग लेके चलने का प्रयास किया है, ठीक है। लेकिन इंट्रैक्शन थोड़ा कम है, लोग इंट्रैक्ट कम कर रहे हैं, कोई नहीं, जो लोग देख रहे हैं उनका ही कल्याण हो जाए वही बहुत है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने कुछ नया जाना समझा होगा। अगर आप लोगों को ये तरीका कम पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंटवा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।